मैं हेल्प पर मैं उसे मैं स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में किसी एक नए पार्ट के साथ बेसिकली। तो हमने क्या स्टार्ट करा था इससे पहली वीडियो में। तो हमने इससे पहली वीडियो में अपना चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी क्लास 8 क्लास 8 नहीं, ये चैप्टर 8 है आपका। क्लास तो 11 थे, चैप्टर 8 आपका ये है द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये चैप्टर 8 हमारा क्लास Have you got mad? It is not like that. Have you got mad? Sit up. ये चैप्टर 8 है हमारा और ये क्लास 11th का चैप्टर है। क्लास 11th का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम इसे कह सकते हैं, जो कि बायोलॉजी स्ट्रीम में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो उसका ये पार्ट 5th है। पार्ट 4 तक हमने इससे पहली वीडियो में कर लिए हैं। पार्ट 4 में तक हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। तो जिन सभी लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है वो डेफिनेटली आप चेक करिए, तो वहाँ से आपको बहुत सारी पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे ये क्या क्या हमने पढ़ा इसमें। तो गाइस, ये चैप्टर आपका नीट के लिए इस मतलब इस वीडियो का आपको नीट की जो एस्पिरेंट्स हैं जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी आप इन्हें देख सकते हैं क्योंकि इसमें नीट का कंटेंट अवेलेबल है, तो वो भी इसे देख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं फिर आगे इसी में। तो ये था इंट्रो वीडियो का। तो इससे पहले हम आगे जाने से पहले हम इसमें थोड़ा रैपिड फ्लैशबैक में हो जाते हैं। अभी इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टॉपिक क्या था इसका, वो हम जान लेते हैं जिससे पॉइंट आसानी से कनेक्ट हो सकें। ओके गाइस, तो ये है हमारा रैपिड फ्लैशबैक। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या पढ़ा था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके मेम्ब्रेन के अक्रॉस घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के। एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इसे हम बोलते हैं, जो कि मतलब बिना एनर्जी उसमें खर्च हो रही है, एनर्जी उसमें खर्च नहीं हो रही है, और ऐसी जो मॉलिक्यूल्स है वो मतलब फ्रीली घूम रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं फ्रीली घूम रहे हैं वो। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूट जो होते हैं, यानी कि जो मतलब जिनका पीएच एक तरह से न्यूट्रल होता है, में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट जो है, जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, वो आपकी सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से मूव करते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है। तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया है और वो जा रहे हैं हमारे पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में। ओके गाइस, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी समझा चुका है, तो इस वजह से ज़्यादा हम इसमें नहीं जा रहे हैं अभी। ऑस्मोसिस द टर्म यूज्ड टू रिफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस एक टर्म है जो कि किसके लिए यूज होती है, स्पेशली आपकी डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द डिफरेंशियली और सिंपल परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि वाटर का डिफ्यूजन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो उसके लिए हमारी एक टर्म यूज़ होती है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टर्म एक ऐसे टर्म है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये हो गया कुछ आपको जो मैंने बताया था। एज ए पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। बेसिक सी बात है, पोलर मॉलिक्यूल्स है तो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से वो पास हो ही नहीं सकते। दे रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन, उन्हें एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ये ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि मतलब मेम्ब्रेन के कैरियर प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसे, टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कि अपने ट्रांसपोर्ट को होने आवाजाही के लिए उसे एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, एक तरह से बोल सकते हैं उसे। मतलब
मेम्ब्रेन में घूमने ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ ही आपके आयंस हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उनके कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के विरुद्ध। ठीक है, कुछ ही आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वो, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव हो रहे हैं, तो ये हो गया लोअर टू हायर। वहाँ आपका जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था वहाँ पे आपका हायर टू लोअर हो रहा था, जैसे कि आपको मैं बताया था अभी। देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हायर से आपका किस में जा रहे थे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सच अ ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, जिसमें मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इन विच ATP इज़ यूटिलाइज, जिसमें ATP आपकी इस्तेमाल होती है। तो ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि सोडियम के आयंस हो गए, पोटेशियम के आयंस हो गए, जो कि पंप होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे कुछ बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये एक ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिसमें लार्ज क्वांटिटीज़ जो माइक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में होती है, माइक्रोमोलिक्यूल्स के लार्ज क्वांटिटीज़ को ये ट्रांसपोर्ट करता है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स की भी ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फूड पार्टिकल्स थ्रू द मेम्ब्रेन। ये किस किस की करता है, एक तो हो गई माइक्रोमोलिक्यूल्स की, मैक्रोमोलिक्यूल्स की, और फूड पार्टिकल्स की, जो लार्ज क्वांटिटीज़ हैं उनका ये ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि बल्क ट्रांसपोर्ट कहलाता है। किसके मतलब किसके अक्रॉस, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। ये आपके आई एम रिपीटेड ऑल्सो, ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स और फूड पार्टिकल्स, माइक्रोमोलिक्यूल बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स और फूड पार्टिकल्स, मैक्रो के थोड़ा बड़ा हो गया, माइक्रो से थोड़ा बड़ा हो गया मैक्रोमोलिक्यूल्स। उसके बाद जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी लार्जर क्वांटिटीज़ में, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, ओके गाइस, इट इज़ अकम्पनी टू बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर कैरियर वेसिकल्स। ये किसकी मदद से होता है, ये मदद से होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर कैरियर वेसिकल्स। ट्रांसपोर्ट और कैरियर वेसिकल्स, कैरियर वेसिकल्स जो होते हैं उनकी मदद से ये उनके फॉर्मेशन की मदद से होता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। आपको अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दो टर्म्स आपको सुनने को आएंगी, पाइनोसाइटोसिस और एक फैगोसाइटोसिस। आगे पाइनोसाइटोसिस सुनने को आएगी और फैगोसाइटोसिस, ये आपने मे भी पढ़ी होगी 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। जब आपने अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ी होगी है, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो पाइनोसाइटोसिस क्या होती है, पाइनोसाइटोसिस जो होती है, इट इज़ बल्क इनटेक ऑफ फ्लूइड। ये आपका फ्लूइड आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये इनका ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इनका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं। सो गाइस, ऐसे हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि इट इज़ बल्क इनटेक ऑफ फ्लूइड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये बल्क इनटेक, यानी कि बल्क क्या होता है, मतलब थोक एक तरह से बोलते हैं, यानी कि बहुत सारा एक टाइम में बहुत सारा सामान जो है उसे बल्क बोलते हैं। इनटेक मतलब होता है सेवन या फिर लेना किसी चीज़ को, मतलब बहुत सारे सामान को एक साथ लेता है, जो कि है फ्लूइड आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स इनमें शामिल है, थ्रू डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स, एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स। सो गाइस, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स हो गया, फ्लूइड हो गया, ये स्मॉल एंडोसाइटिक वेसिकल्स के डेवलपमेंट से ये आपके इनका ट्रांसपोर्ट एक तरह से होता है। तो एंडोसाइटोटिक, आप ऐसे एक मिनट में बता के दिखा देता हूँ कि ऐसे टाइप के
सेल होते हैं। तो यहाँ पे उनके खाना पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने एक अपना ऐसे तो यहाँ पे इनका खाना पड़ा हुआ है। तो क्या होता है जब ये यहाँ खाना आया इनका, तो ये सेकंड फेज़ में मतलब इधर स्टोर कर लेते हैं, ये खाने को अंदर लेके अपने स्टोर कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे। तो इस टाइप के वेसिकल को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स बोलते हैं। एंडोसाइटिक वेसिकल्स ये मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड आपका स्ट्रक्चर एक तरह से हुआ है, जो कि आपका 100 से 200 नैनोमीटर होता है डायमीटर में। तो इस टाइप से बल्क का ट्रांसपोर्ट होता है। पाइनोसाइटोसिस एक ही प्रोसेस है। एटीपी हो गया आपका, या फिर कैल्शियम आपका 2+ आयन हो गया, फाइब्रिलर प्रोटीन हो गया जिसे हम क्लैथरिन कहते हैं, एंड कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन जिसे हम एक्टिन बोलते हैं, जो कि थिन फिलामेंट्स होते हैं, आर रिक्वायर्ड इसमें आते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ पाइनोसाइटोसिस। इसमें भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसमें कुछ आपके पॉइंट से रिपीट करता हूँ कि ये आपका एक ऐसा आपका थोक सेवन है, यानी कि बल्क इनटेक, जिसे हम एक तरह से वो भी बोल सकते हैं कि आपका जो मतलब काफ़ी तादाद में आपका कुछ सामान लिया है इन्होंने, जैसे कि जो कि फ्लूइड आयंस मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है, जो कि आपका ट्रैवल होता है किसके थ्रू, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स। स्मॉल एंडोसाइटोटिक वेसिकल के डेवलपमेंट के थ्रू होता है, जो कि एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स एक ऐसे टाइप के वेसिकल्स हैं जो कि मतलब फूड वगैरह को या फिर बल्क इनटेक जो हमने किया है उसे स्टोर कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और एक वेसिकल टाइप का फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एक वेसिकल टाइप का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, जो कि आपका कितने नैनोमीटर का होता है डायमीटर में, 100 से 200 नैनोमीटर का होता है डायमीटर में। तो इसमें क्या आते हैं, एटीपी आ गया, कैल्शियम 2+ आयन हो गया, और आपका फाइब्रिलर प्रोटीन जिसे हम क्लैथरिन बोलते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसे हम एक्टिन इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। तो दूसरा देख लेते हैं, फैगोसाइटोसिस देख लेते हैं। फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है, मैं आपको एक रफली बता देता हूँ कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल जो है अपने मतलब इंजेशन या फिर ईटिंग करता है आपकी, मतलब जैसे यहाँ सेल के बाहर जैसे अमीबा है, इसके बाहर एक फूड के कुछ मटेरियल पड़े हुए हैं, तो ये अपनी एक सूडोपोडिया को करेगा, ऐसे करके इसे खा लेगा, और ये एक अंदर वेसिकल फॉर्म कर लेता है, वैक्यूल में इसे भर लेता है, वेसिकल तो नहीं होती, वैक्यूल में इसे भर लेता है, जिसमें मतलब वो खाना स्टोर्ड हो जाता है, फिर उसे डाइजेस्ट वगैरह करके बाहर निकाल देता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाती है। तो आप इसके हिसाब से भी देख लेते हैं। इट इज़ अ सेल ईटिंग और इंजेशन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स ऑफ बाय द लिविंग सेल्स। ये लार्जर पार्टिकल के इंजेशन या फिर सेल ईटिंग की ये प्रोसेस है लिविंग सेल्स के द्वारा। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, न्यूट्रोफिल्स जिसे हम बोलते हैं, मोनोसाइट्स बोलते हैं, तो वो इसके एग्जाम्पल हैं। कपफर सेल्स, इसका एग्जाम्पल एक और हमने बोला था जो कि अमीबा है, अमीबा भी इसका एग्जाम्पल है। कफर सेल ऑफ लिवर, लिवर का कफर सेल होता है एक सेल, आप बहुत सारे सेल पढ़ोगे आपके लीवर वगैरह में, तो कफर सेल एक होता है लीवर में, जो कि इस फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस वहाँ पे होती है। रेटिकुलर सेल ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के रेटिकुलर सेल्स। हिस्टियोसाइट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ के हिस्टियोसाइट्स। मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस होते हैं कुछ आपके। अमीबा, देखो मैंने बोला था अमीबा, एंड सम अदर प्रोटिस्ट, और कुछ अलग प्रोटिस्ट वगैरह आपके होते हैं इसमें इंक्लूड। इन सब के बारे में जानने की आपको अभी आवश्यकता तो नहीं है, खैर अगर आप जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो। नीट के लिए वैसे थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है ये, पर नीट में भी इतना कुछ नहीं पूछता है यार। तो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप नीट के पर्पज़ से अगर देख रहे हो तो इन्हें पढ़िए, वरना अगर आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से देख रहे हैं तो आप इन्हें नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर नीट के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं आप तो ये बहुत ही
बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, बड़े एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, तो डीपली पूछते हैं नीट में थोड़ा तो आ सकते हैं मे भी है। ये कुछ प्रोटिस्ट्स के नाम हैं, ठीक है। फीडिंग सेल्स ऑफ स्पॉन्जिस एंड सीलेंट्रेट्स। स्पॉन्जिंग की कुछ फीडिंग सेल्स जो होते हैं और सीलेंट्रेट्स, अभी मैं आपको कुछ फाइलम्स वगैरह पढ़ाऊँगा तो उसमें सीलेंट्रेटा हो गया आपका, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, वो सब आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपके रिसेप्टर्स हैं, ये आपके रिसेप्टर्स हैं ऐसे करके, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस को करते हैं एज सून एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ रिसेप्टर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं। एज सून एज द फूड पार्टिकल कम इन कॉन्टेक्ट विद द रिसेप्टर साइट, जब तक आपका फूड पार्टिकल रिसेप्टर साइट के कांटेक्ट बना दे, यानी कि जैसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बात कर लेते हैं कि ये आपका रिसेप्टर सेल है उसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जब तक आपका फूड इसके कांटेक्ट में ना आ जाए, जब तक इसके आपके कांटेक्ट में फूड पार्टिकल ना आ जाए, तब तक ये इसे खा नहीं सकता। द एज ऑफ द लेटर एविगिनेट की जो एजेस होती है, तो लेटर एविगिनेट, हाँ, तो द एजेस ऑफ द लेटर एविजिनेट एक तरह का आपका पैरासाइट है जिसकी एजेस ये जो है फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है। फॉर्म ऑफ वेसिकल, एक वेसिकल बनाती है विच पिंसेस ऑफ एज फैगोसोम, जो कि आपके फैगोसोम की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं, इतने सारे पॉइंट्स, जैसे कि ये कफर सेल्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपका एजेस ऑफ लेटर एविजिनेट ये नहीं पढ़ना आपको, और पिंचेस ऑफ ये वगैरह नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हो गया इट इज़ सेलेटिंग इंजेक्शन ऑफ ये आपका हो गया, तो ठीक है। और यहाँ से आप इसे अमीबा एंड द प्रोटिस्टीजिंग स्पॉन्जिस ये आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो आपको जो मेन लगे इसमें आप वही पढ़िए, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रोवाइड करती है, और किसकी तरह काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ फंक्शन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जो कि मटेरियल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, अदर मतलब बहुत सारे आयंस वगैरह हो गए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जैसे कि O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन हो गया, यानी कि रिलीज हो गई इसमें से, टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कि किस में होता है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, बाय सिंपल एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड और सिंपल डिफ्यूजन की थ्रू, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन होती है उसकी मदद से होता है, ठीक है। तो चलते हैं, तो ये फंक्शन आई होप आपको याद हो गए हों, ये आपको फंक्शन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर ऑफ व्यू से भी और नीट के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस। तो इसमें तो मतलब इतना ही आता है करीबन। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे, सेल वॉल के स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे हम इसमें। तो ये हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले में हमने आई थिंक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे पहले हमने पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें सेल वॉल। सेल वॉल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्गेनल है, सेल की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। ओके, तो सेल वॉल हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके गाइस।
इसमें आप स्टार लगा लीजिए, ये आया था ना स्टार लगा लीजिए इसमें। ये निकला रीजन मत है ये पता नहीं क्या बन जा रहा है यार, स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आपकी सेल वॉल जो थी, सेल वॉल आपने स्ट्रक्चर देखा होगा किसी भी सेल का, उसमें अंदर से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और बाहर से एक सेल वॉल होती है, ठीक है। बाहर से एक सेल वॉल होती है और अंदर से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये सेल वॉल का क्या होती है, सेल वॉल किसने डिस्कवर करी है, वही सब इसमें बता रखा है। सेल वॉल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल जो आपकी थी ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी, और वाइल ऑब्जर्विंग द सेल वॉल इन कॉक टिश्यू, जो आपकी पेल की छाल होती है उसमें, मतलब जब वो सेल वॉल डिस्कवर कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे सेल वॉल, सेल वॉल्स जो पेड़ की छाल की टिश्यूज़ हैं उसमें वो सेल वॉल ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने सेल वॉल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक अंकल ने, ठीक है। तो ये वेट मिनट, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पूछने को, किसने करी थी ये। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी। तो ये हो गया आपका डिस्कवरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता दूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट हुक। ये तो आप ध्यान रख लीजिए इसे, तो जितना हो सके आप उतना ध्यान रखिए किसने डिस्कवर करी थी, ये बहुत बार पूछा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है और आपका उससे भी बढ़िया है। इट इज़ द आउटर मोस्ट, ये बहुत ही आउटर मोस्ट लेयर है, रिजिड है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है। रिजिड थोड़ी मोटी है, प्रोटेक्टिव है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, सपोर्ट लेयर है जो सपोर्टिव लेयर है जो सपोर्ट करती है, फाउंड इन ऑल प्लांट्स जो कि सब प्लांट्स में पाई जाती है, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया और अदर प्रोटिस्ट वगैरह में हो गया। आप उनमें किंगडम आपको पढ़ाए तो अभी खैर नहीं है क्योंकि ये पहले चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो किंगडम्स वगैरह आपको पढ़ाने हैं, प्रोटिस्ट हो गया, मोनेरा हो गया, फंगाई हो गया, ये सब पढ़ाने हैं आपको। तो ये प्रोटिस्ट वगैरह जितने भी हैं उनमें होते हैं। इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, ये आपकी जो सेल वॉल है ये आपकी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी जो है एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, ये आप नोट कर लीजिए, बात नोट करके डाल लीजिए कि एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। जितने भी ये सब आपको बता रखे हैं इन सब में पाई जाती है, ठीक है। सेल वॉल का मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। A cell wall is organized at telophase stage of cell division, ठीक है। तो अभी आपको सेल डिवीजन के बहुत सारे फेज स्टेजेस हैं, टीलोफेज हो गया आपका और एक एनाफेज हो गया, बहुत सारे फेजेस हैं आपके, टीलोफेज, एनाफेज और प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, ये बहुत सारे फेजेस हैं आपके सेल डिवीजन के, जो कि हम इसके आगे जो इसका 10th चैप्टर है वो जो सेल डिवीजन सेल साइकिल है उसमें पढ़ेंगे आगे। तो ये आपकी टीलोफेज स्टेज जो सेल डिवीजन है आपका, जो टीलोफेज स्टेज है उससे ये बनती है, ऑर्गेनाइज होती है। क्या यार तुम बाहर जाके कर लो। सो गाइस, तो ये टीलोफेज स्टेज जो कि सेल डिवीजन का एक स्टेज है, तो वहाँ से आपकी ये ऑर्गेनाइज होती है। फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट और गोल्जी बॉडीज के वेसिकल्स अलाइन एट द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर पे आते हैं, टर्म एज फ्रेगमोप्लास्ट, जो कि हम किस टर्म से इसे डिनोट करते हैं, वेट अ मिनट, तो फ्रेगमोप्लास्ट उसे हम बोलते हैं। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीप भी है क्वेश्चन,
तो फ्रैगमोप्लास्ट हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट। किसे बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट्स को, गोल्जी बॉडीज के वेसिकल्स को, जो कि इक्वेटर पे आते हैं। इक्वेटर मतलब ऐसे सेल का इस पार्ट जो कि सेल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है सेल को, यानी कि सेल का इक्वेटोरियल रीजन हम इसे एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि सेल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेटर विच फॉर्म द सेल प्लेट, जो कि हमारा सेल प्लेट बनाता है, जो सेल प्लेट मेथड में हमने बताई थी सेल प्लेट, तो वो बनाता है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट्स और गोल्जी बॉडीज के वेसिकल्स, ठीक है, ये सेल प्लेट बनाते हैं। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये भी बहुत बार पूछी जाने वाली सवाल है। एल्गी की जो सेल वॉल है वो आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है, ग्लैक्टेंस की बनी होती है, मैनेंस की बनी होती है, ठीक है। ये आपके मतलब वो हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज है आपका प्रोटीन टाइप का एक बोल सकते हैं, उसकी ग्लैक्टेंस की बनी है, मैनेंस की बनी है, सेल्यूलोज की बनी होती है, एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CaCO3 होता है उसकी बनी होती है ये। वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, जबकि ये अदर प्लांट्स जो बहुत सारे पौधे होते हैं, जो अन्य प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें ये सेलुलोज की बनी होती है, हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। तो ये सब इन चीज़ों की, पैक्टिन्स का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, प्रोटीन सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इस सेल वॉल का जो ये मतलब है, तो इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसमें तो कोई दाव पीछ खेलने वाली चीज़ है नहीं, कुछ भी आ सकता है, इसमें सभी इम्पोर्टेंट है। और ये तो कुछ ज़्यादा नीट के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, वैसे आप इसे पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, वरना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतना ज़्यादा पूछा जाता नहीं है वैसे। तो ये आपका नीट के पर्पज़ के लिए जो पढ़ रहे हैं वो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका लास्ट पॉइंट देख लें, लास्ट पॉइंट इन सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल यानी कि जवान जो अभी अभी बना है प्लांट सेल, उसकी सेल वॉल में, इन सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, उसकी प्राइमरी वॉल जो है वो किसके लिए कैपेबल होती है? ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, ग्रोथ करवा सकती है वो। विच ग्रेजुअली डिमिनिश मतलब छोटी होती है एज द सेल मैच्योर्स। ये आपकी जो सेल वॉल है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसे, कि सेल वॉल जो है यंग प्लांट सेल में क्या होती है? प्राइमरी वॉल होती है जो कि ग्रोथ करवा सकती है, और मतलब ग्रेजुअली जब शुरू होता है ये मतलब बनना शुरू होती है तो ये काफ़ी छोटी होती है एज द सेल मैच्योर्स, और जब सेल मैच्योर होना शुरू होती है एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर, मतलब कि जो सेकेंडरी वॉल जब बनती है वो इनर अंदर की तरफ बनती है, मेम्ब्रेन के इनर साइड ऑफ द सेल, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ वो बनती है सेल के। जैसे कि आपने देखा कि ये हो गई आपकी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ जब पहले बनेगी तो ये मतलब आउटर बनेगी, फिर उसके बाद जब ये बड़ा होता जाता है तो ये इनर की साइड बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इनर की साइड बनना स्टार्ट हो जाती है सेल। मतलब अब ये देखिए कि पहले जब सेल मैच्योर नहीं हुआ है अभी, मतलब पहली स्टेज है उसकी बनने की, तो वो अभी बहुत छोटी है। जैसे कि सेल मैच्योर हो जाता है तब उसकी सेकेंडरी वॉल जो है वो इनर साइड ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाती है, सेल के अंदर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होगा आपका पॉइंट्स सेल वॉल।
तो अब हम इसके आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। आई होप इतना आपको इस सेल वॉल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आशा करता हूँ ये आ गए होंगे आपके। अगर इसमें से फिर भी नहीं आया है कुछ, आप तो मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सब सॉल्व करके बता दूँगा, सब आपको डिटेल में बताऊँगा बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलो। ठीक है, मिडिल लैमेला इज द आउटर मोस्ट रीजन। मिडिल लैमेला जो है वो सबसे बाहरी रीजन होता है इसका। सेल वॉल का सबसे बाहरी रीजन क्या होता है? मिडिल लैमेला होता है, विच इज़ फाउंड एज द कॉमन सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू सेल्स। जो कि कहाँ फाउंड होता है? दो सीमेंटिंग लेयर के बीच में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या है? मिडिल लैमेला है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेल की। ठीक है, फिर ये हो जाती है बीच में ल्यूमन आ जाता है आपका, फिर प्राइमरी वॉल है, फिर सेकेंडरी वॉल से ये सब। ठीक है, S1, S1, S2, S3 ये अलग अलग नाम से दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो मिडिल लैमेला सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसकी, किसकी? सेल वॉल की बाहरी रीजन, विच इज फाउंड एज द कॉमन सीमेंटिंग लेयर, जो कि कॉमन सीमेंटिंग लेयर के रूप में फाउंड की जाती है, जो कि दो सेल के बीच में होती है, दो सेल के बीच में। ठीक है, दो सेल के बीच में। इट इज़ फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, जो कि किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, पिट्स आर फॉर्म इन लिग्निफाइड सेल्स, सेल वॉल। आपने 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ, रुक जाइए 2 मिनट। हाँ, तो गाइस क्या होता है इसका मतलब क्या है? पिट्स आर फॉर्म इन लिग्निफाइड सेल वॉल। पिट्स आर फॉर्म इन लिग्निफाइड सेल वॉल। पिट्स जो है लिग्निफाइड सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि ये आपकी है, ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी है सेल वॉल। ठीक है, ओके, ये सेल वॉल। अब ये क्या है आपकी? ठीक है, ये क्या है आपकी? सेल वॉल है, सॉरी ये सेल वॉल है आपकी, और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ओके। क्या होता है कभी कभी इसमें आपका लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, इन दोनों के बीच कभी कभी लिग्निन प्रेजेंट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। लिग्निन क्या है आपका? लिग्निक एक ऐसा प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं सॉरी कार्बोहाइड्रेट। लिग्निक एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आपका क्या करता है, वो अगर सेल में डिपॉजिट हो जाए तो सेल क्या होता है? डेड हो जाता है। सेल क्या होता है? डेड हो जाता है, क्योंकि लिग्निन की वजह से ही सेल डेड हो जाता है। लिग्निन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसकी वजह से सेल डेड हो जाता है। लिग्निन क्या करता है? लिग्निन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि मतलब आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मतलब कि जो कि सीधी सी बात है, लिग्निन डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पे पहली तो वॉल थी प्रेजेंट, यहाँ दूसरी भी हो गई, यहाँ तीसरी। तो यानी कि जो खाना अंदर बाहर आता था अब वो भी बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया। मतलब यहाँ से कुछ खाना बाहर जा रहा है और ना ही यहाँ इसके अंदर आ रहा है कुछ। ठीक है, तो यानी कि अंदर आ रहे हैं ना ही बाहर जा रहे हैं, तो सेल क्या होंगे? डेड हो जाएंगे। ना कि कुछ पोषण वगैरह कुछ मिलेगा उन्हें, ना ही कुछ और मिलेगा उन्हें, खाने वाने के लिए भी मिलेगा नहीं मिलेगा, और नहीं वो बाहर जा पाएंगे। तो इस वजह से वो सेल डेड हो जाते हैं, लिग्निफाइड सेल बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनके बीच में पूरी तरह से पैक्ड है इस समय पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेस आ जाता है। ये आ गया आपका इंटरसेलुलर, जैसे यहाँ पर आ गया कुछ
कुछ यहाँ पे आ गया इनका, ये ऐसे करके कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया, मतलब बहुत छोटा स्पेस इसमें प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर का खाना है वो यहाँ से बाहर जा रहा है, उधर से अंदर आ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मतलब खाना इसमें बाहर जा रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा ही अंदर आ रहा है। तो इन जो ये वाला ये जंक्शन है जिसमें मतलब ये खुल रहा है, इसका लिग्निन डिपॉजिट जो है वहाँ पे खुल रहा है, जिसकी वजह से खाना अंदर बाहर जा पा रहा है, उसे हम उस रीजन को क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। ओके गाइस, तो क्या बोलते हैं? पिट्स। पिट्स आर फॉर्म्ड इन लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निफाइड सेल वॉल में आपका क्या होता है? पिट्स प्रेजेंट होता है। ओके गाइस, दे अकर इन स्क्लेरेंकाइमा। ये किस में होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा सेल में, टिश्यू में होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज में होते हैं। तो स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यूज हैं आपके, वो क्या होते हैं? डेड होने चाहिए, इस वजह से तो बिल्कुल डेड होनी चाहिए। वेसल्स में होते हैं और ट्रिकीड्स में होते हैं। तो वेसल और ट्रिकीड भी डेड होनी चाहिए। वेसल्स और ट्रिकीड्स क्या होते हैं? आप ये समझिए कि कभी कभी क्या, कभी कभी नहीं, मतलब जो आपके जाइलम और जाइलम जो बना होता है, किससे बना होता है आपका? आपने दो टाइप के वस्कुलर बंडल्स वगैरह या फिर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं, वस्कुलर टिश्यूज दो टाइप के पढ़े होंगे आपने, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किस किस से बना होता है? जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर और ट्रकीड्स और वेसल्स का बना होता है ना? ठीक है। फ्लोएम किसका बना होता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर का बना होता है, कंपेनियन सेल होता है, और क्या होता है उसमें बताओ? कंपेनियन सेल होता है, और बताइए क्या होता है फ्लोएम में? आपका क्या क्या होता है? एक तो फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, और आपका क्या होता है? सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, सीव ट्यूब्स सबके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीकर वगैरह ख़राब हो रहा था, उसे ठीक करने गया था। तो हम ओके गाइस, तो देखा जाए तो स्क्लेरेंकाइमा जो होता है वो डेड है, और आपका जाइलम भी एक तरह से डेड है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो आपके जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम पैरेंकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है, जाइलम फाइबर प्रेजेंट होता है, और वेसल्स होते हैं। ठीक है, वेसल्स होते हैं, ट्रकीड्स होते हैं, ठीक है, ट्रकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फ्लोएम। इसमें सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा ही, तो ठीक है, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम पैरेंका, हाँ मैं क्या बता रहा था? जाइलम किस किस का बना होता है? जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स और ट्रकीड्स का। तो जाइलम टिश्यू में जो है, जाइलम में सिर्फ आपका जाइलम पैरेंकाइमा ही लिविंग आपका सेल है, लिविंग सेल है। लेकिन आपका जाइलम फाइबर जो है, वेसल हो गए, ट्रकीड्स हो गए, ये तीनों आपके डेड सेल्स हैं, क्योंकि इसमें तो आपका ये पूरा ही लिग्निफाइड है। जाइलम फाइबर जो है पूरा ही लिग्निफाइड है आपका, यानी कि मैं आपको बताऊं तो ये है कुछ इसका स्ट्रक्चर की, ये है, ये अंदर की सेल, मतलब क्या बोलते हैं इसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आपका यहाँ ये लिग्निन डिपॉजिट है, लिग्निन डिपॉजिट है। और ये लिग्निन कभी कभी क्या होता है, लिग्निन यहाँ से होते हुए यहाँ पूरा, ये पूरे में लिग्निन भर जाता है, यानी कि जो इसे पूरे सेल में लिग्निन ही भर गया, आपका पूरा लिग्निन भर गया इस सेल में, तो पूरा सेल डेड है वो, यानी कि पूरा ही लिग्निफाइड इसे बोलेंगे हम। ठीक है, तो बचा क्या? जाइलम पैरेंकाइमा तो लिविंग सेल है, जाइलम फाइबर और ट्रकीड्स हो गया, वेसल्स हो गए। तो ट्रकीड्स और वेसल में भी कहीं कहीं आपका लिग्निन भरा होता है। तो क्या है कि पिट्स आर फॉर्म इन लिग्निफाइड सेल वॉल।
पिट आपके कहाँ पे पिट सॉरी पिट नहीं पिट पिट आपके कहाँ फाउंड होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल में। जहाँ लिग्निन की आपकी सेल वॉल होती है वहाँ आपके पिट्स होते हैं। दे अकर इन स्क्लेरेंकाइमा, जो कि स्क्लेरेंकाइमा में होते हैं, वेसल्स में होते हैं, ट्रिकिड्स में होते हैं। और यहाँ पे एक आप और लिखना चाहते हो तो लिख लो कि आपके जाइलम फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स में भी हो सकते हैं, होते हैं, सॉरी हो सकते हैं नहीं, होते हैं, ठीक है। ट्रिकिड्स इन जिम्नोस्पर्म्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर्ड पिट्स। आपके जिम्नोस्पर्म्स जो आपने दो टाइप के प्लांट्स आपके कहीं ना कहीं सुने होंगे, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, क्या ये भी स्कूल में आपको पढ़ा दिए होंगे। एक होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और एक होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स और एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्या होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स? वो प्लांट्स होते हैं जो कि आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो कि मतलब फ्लावर जिसमें ग्रो कर सकते हैं, फ्लावर निकल सकता है जिसमें से, वो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स एक तरह से बोल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं। तो गाइस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जिसमें आपके फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, जिसमें फ्लावर आपको ग्रो नहीं हो पाता है। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में आपका जो ट्रकीड्स होते हैं उसमें बहुत सारे बॉर्डर पिट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है आपके यार क्या है, a number of plasmodesmata or cytoplasmic strands are present in pits, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या बला है? तो आपके सेल जो है कभी कभी क्या होता है, सोच रहा हूँ सर ने गुर्दे फेफड़े बना दिए, तो ये फेफड़े नहीं है, ये सेल्स है। सेल नंबर 1, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। तो कभी कभी क्या होता है दो सेल्स के बीच में कुछ एक मतलब एक ऐसे डिवीजन हो जाता है जिसमें से आपके क्या होते हैं वो सेल एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स दूसरे में पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे का मटेरियल्स वगैरह दूसरे में पहुंचा सकते हैं। तो इस टाइप की जो आपका होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। स्ट्रैंड्स इस टाइप का होता है तो उसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटा? अरे यार ये क्या हो जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा आर प्रेजेंट इन पिट्स, जो कि प्लाज्मोडेस्मेटा पिट्स में प्रेजेंट होते हैं। सारे जितने भी प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं वो पिट्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा ये सेल है, पिट्स क्या होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी पिट हो गई। तो यहाँ पे ही तो आपको प्लाज्मोडेस्मेटा मिलेगा, प्लाज्मोडेस्मेटा इधर से ही तो मिलेगा। ये स्ट्रैंड है प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा ही बोलते हैं इसे। तो पिट्स में आपके प्लाज्मोडेस्मेटा जुड़े होते हैं। पिट कटेगी जब भी तो प्लाज्मोडेस्मेटा मिलेंगे, जब जहाँ पे पिट होती है वहाँ पे आपके प्लाज्मोडेस्मेटा जुड़ेंगे। प्रेजेंट इन पिट्स थ्रू विच द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर, जिसमें से आपका जैसे कि आपका मैं बता देता हूँ, ये है जैसे ये आपका प्लांट सेल है, यार ये कुर्ते फेफड़े बन गए, एक मिनट रुको।
ठीक है, तो क्या होता है, ये हो गया आपके क्या, सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इधर का साइटोप्लाज्म आपका इधर जा सकता है, इस आपकी क्या प्लाज्मोडेस्माटा से। ठीक है, इधर का साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, बेसिकली जा सकता है। तो ये होता है, बहुत सारे मतलब प्लाज्मोडेस्माटा आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, पिट्स पे, यानी कि अगर यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर पिट है तो यहाँ पे भी आपका एक प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट हो सकता है, जो कि दूसरे सेल में आपका पहुँचाएगा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये माजरा है कुछ, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक से दूसरे सेल में यहाँ कांटेक्ट में रहता है इजीली। तो ये है आपकी कुछ प्लांट सेल वॉल का टीएस है प्लांट सेल वॉल का। टीएस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ को इस तरफ से काटा है ऐसा। ठीक है, मतलब कि कैसे बताऊँ आपको, मैं वीडियो तो दिखा नहीं रहा हूँ, वरना वीडियो के हिसाब से तो बता देता आपको, कोई बात नहीं। ट्रांसफर सेक्शन एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी बोल सकते हैं ऐसा। मिडिल लेमा प्रेजेंट होती है, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है, ल्यूमन प्रेजेंट होता है जो बीच का आपका हिस्सा होता है ल्यूमन, और सेकेंडरी वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती है, यानी कि ये सेकेंडरी वॉल्स आपकी, ये तीनों जितने भी है ना, S1 S2 S3, ये आपके, यानी कि ये आपकी लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये 3 लेयर आपकी सेकेंडरी वॉल लेयर्स हैं, जिसके हम S1 S2 S3 से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी कुछ इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसका वो नहीं था स्ट्रक्चर। तो ये आपके कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये नीड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, नीड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहें तो इन सब का मैंने इन स्क्रीनशॉट के बारे में नहीं बोला है आपका, तो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसका। ठीक है, इससे पहले वाले को जिसके जितने थे उन सब का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक आपका कंप्लीट, ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। इसमें ही चलते हैं कुछ आगे आपका, ये आपके होम एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपका नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अब देख लेते हैं प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बीच में डिफरेंस। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बीच में डिफरेंस, प्राइमरी वॉल क्या होती है और सेकेंडरी वॉल क्या होती है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें पूरे। सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स मतलब एक तरह से धागे बोल सकते हैं, धागे, सेल्यूलोज के धागा यहाँ पे अरेंज इन डिस्पर्स मैनर्स, यानी कि बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि एक अरेंजमेंट में है, डिस्पर्ड यानी कि एक तरह से स्कैटर्ड भी बोल सकते हैं, इसे डिस्पर्ड मैटर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फैले हुए, एक तरह से बोल सकते हैं फैले हुए। अरे यार ये क्या आ गया, यहाँ पे आपके सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल्स किस मैनर में अरेंज होते हैं, डिस्पर्ड मैनर, यानी कि फैले हुए मैनर में आपके प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपकी सेकेंडरी वॉल में जो है वो कि माइक्रोफिब्रिल्स आर पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल, यानी कि ये आपकी एक्सिस है सेल वॉल की, ये ऐसी सेल वॉल है आपकी, तो ये एक्सिस है, यहाँ पे इसके पैरेलल और इसके पैरेलल मतलब माइक्रोफिब्रिल्स के प्रेजेंट होते हैं, पैरेलली प्रेजेंट होते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि सेकेंडरी वॉल में आपके माइक्रोफिब्रिल्स जो होते हैं, सेलुलर के माइक्रोफिब्रिल्स जो होते हैं वो आपकी किस में प्रेजेंट होते हैं, पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, किसके, लॉन्ग एक्सिस के सर। लेकिन यहाँ पे आपके डिस्पर्स मैनर्स में होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं। हेमिसेल्यूलोज आर इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वान्टिटी, यानी कि यहाँ पे आपका हेमिसेल्यूलोज 50% होता है और यहाँ पे आपका हेमिसेल्यूलोज 25% ही होता है कुल। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कम प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, आप
प्राइमरी वॉल है लिपिड्स। लिपिड्स आपके कितने परसेंट होते हैं? 5 से 10% होते हैं। प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं? 5% होते हैं कुल। तो और सेकेंडरी वॉल में आपका, यानी कि यहाँ तो बहुत फिर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपके सेकेंडरी वॉल में आपके हो भी सकते हैं लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट, मतलब होंगे अगर तो बहुत छोटी कम अमाउंट में होंगे, यानी कि छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, छोटी अमाउंट में प्रेजेंट हो गया, छोटी अमाउंट में, बहुत छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वरना तो होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं। ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरसेप्शन। ये सारे मेथड्स आपके, ये आपके अभी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके बारे में भी आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, कि ये आते भी नहीं है। खैर वैसे तो इतना डीप वगैरह नीट में भी खैर नहीं पूछते हैं, इस बार कट है वैसे भी, तो ये तो नहीं आएगा, ये आपके होम एग्ज़ाम में भी नहीं आने वाला है और इसमें भी नहीं आएगा नीट में। जैसे कि बात, प्राइमरी वॉल इज़ यूनिवर्सल लेयर। प्राइमरी वॉल जो है वो सारी यूनिवर्सल लेयर है, यानी कि पूरी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। यूनिवर्स में मतलब प्राइमरी सेल वॉल तो प्रेजेंट होती ही है। इट इज़ एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक, मतलब प्राइमरी वॉल जो है वो सारे जितने भी प्लांट्स है उन सब में प्रेजेंट होगी। बट लेकिन सेकेंडरी वॉल जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या भला है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि ऊपर को भी प्लांट्स को मतलब वर्टिकल ग्रोथ में भी मदद करते हैं और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में भी मदद करते हैं। तो ये आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट होती है सेकेंडरी वॉल आपकी, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंसेस प्राइमरी सेकेंडरी वॉल के बीच। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ही आसान चीज़ है आपकी ये, इससे समझने के लिए दिमाग से। ठीक है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसमें आपको अगर भी अभी भी कोई डाउट वगैरह है, वैसे तो मैंने समझाया इतना आसान है इसमें कि कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जवाब दूँगा। तो इसमें चलते हैं विचार करें। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल बाय इंटरसेप्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक ये टॉपिक बचा है, इसमें तो मतलब अभी जो सेल वॉल टॉपिक है उसमें ये लास्ट टॉपिक बचा है। खैर लास्ट टॉपिक बचा है, तो इसे ख़त्म कर देते हैं फिर। ठीक है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की ग्रोथ कैसे होती है देख लेते हैं। दो मेथड्स है आपके, जैसे कि इंटरसेप्शंस और एपोजिशन मेथड। एक मिनट, वेट अ मिनट, पानी पी के आता हूँ गाइस, तो मैं वेट करिए। सो गाइस तो आई एम बैक, पानी पी के आ चुका हूँ मैं। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, दो मेथड बताए थे आपको, इंटरसेप्शंस और एपोजिशन। क्या होता है पहले वाले में? बाय इंटरसेप्शन एज द सेल वॉल स्ट्रेचेज इन वन और मोर डायरेक्शन। जब सेल वॉल हमारी क्या होती है? स्ट्रेच होती है एक से ज़्यादा डायरेक्शन में, न्यू सेल वॉल मटेरियल सीक्रेट बाय प्रोटोप्लाज्म गेट एम्बेडेड विद द ओरिजिनल वॉल। जो कि न्यू सेल वॉल होती है, न्यू सेल वॉल का मटेरियल होता है जो कौन सीक्रेट करता है? प्रोटोप्लाज्म सीक्रेट करता है। वो आपकी ओरिजिनल वॉल की जगह पर आपकी नई सेल वॉल एम्बेडेड हो जाती है, मतलब स्थापित हो जाती है, एक तरह से बोल सकते हैं। मतलब कि जो ओरिजिनल वॉल थी वो तो हट गई और जो नई सेल वॉल है वो आपकी उसकी जगह पर लग जाती है बाय अपोजिशन। इन दिस मेथड, अपोजिशन मेथड से क्या होता है? न्यू सेल वॉल मटेरियल सीक्रेट बाय प्रोटोप्लाज्म। जो न्यू सेल वॉल मटेरियल जो है, जो कि प्रोटोप्लाज्म सीक्रेट करता है, इज डिपोजिटेड बाय डेफिनेट थिन प्लेट्स वन आफ्टर द अदर। यानी कि एक के बाद एक थिन प्लेट के रूप में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
कहाँ पर, जो ओरिजिनल बॉल है उसकी जगह पर। एक के बाद एक वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके दो आपके मेथड जिससे हम ग्रोथ बढ़ा सकते हैं सेल वॉल, ग्रोथ करा सकते हैं सेल वॉल की। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप्स, सेल वॉल आपको सिर्फ शेप ही नहीं देती है टू द सेल, सेल को सिर्फ आपको शेप ही नहीं देती है आपकी सेल वॉल, एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, और ये आपकी प्रोटेक्ट करती है आपके सेल को किससे, मैकेनिकल डैमेज से, यानी कि डैमेज होगा उससे आपकी ये मदद करती है। मतलब मैकेनिकल डैमेज, बाहर से होने वाले डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज जो होता है मतलब चलने फिरने से डैमेज होते हैं उससे आपके प्लांट तो चल नहीं सकता खैर, तो उसके जो डैमेज होते हैं सेल उससे आपकी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो सीधी भाषा में कहें तो आपकी सेल वॉल सिर्फ आपकी शेप नहीं देती है सेल को, वो आपकी क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेजेस से और इन्फेक्शन से। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, और ये आपकी हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी कि सेल से सेल तक की आपकी बातचीत वगैरह जो होती है, बातचीत वैसे तो खैर बातचीत क्या होगी, लेकिन जो एक दूसरे का खाना वगैरह डिलीवर करना जो होता है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से बोल सकते हैं, इंटरेक्शन बोल सकते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प करती है। एंड प्रोवाइड्स ए बैरियर, और ये बैरियर की तरह प्रोवाइड करती है टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि आपकी एक बात आप जानिए कि आपके जो वायरस वगैरह होते हैं कभी कभी उन्हें एक एंटीजन की ज़रूरत होती है आपकी प्लांट सेल वॉल के अंदर जाने के लिए, तो प्लांट सेल वॉल में एंटीबॉडीज़ होती हैं लगी हुई, तो क्या होता है वो एंटीबॉडीज़ उन्हें आने नहीं देती है, तो यही होता है, ये आपकी सेल वॉल जो है अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स की से आपके बैरियर का काम करती है। ठीक है, तो ये है आपका एक तरीका, मतलब इसका एक फंक्शन आपका। एक तो क्या देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है इन्फेक्शन से और डैमेज, मैकेनिकल डैमेज से आपका प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेंथ तो खैर नहीं देती खैर, आपको क्या करती है तो शुरू से बताता हूँ। सेल वॉल आपकी क्या करती है, शेप देती है सेल को, प्रोटेक्ट करती है उससे मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से, और सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, और एक बैरियर प्रोवाइड करती है जो कि आपके अनडिज़ायरेबल यानी कि अनजाने अनचाहे आपके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स है उन्हें आपके अंदर नहीं आने देती, वो सेल के अंदर नहीं आने देती जब तक उन्हें एंटीजन मतलब जो भी प्रोसेस होती है वो चलती है, और मतलब फिलहाल भी ये तो कह सकते हैं कि वो अंदर नहीं आने दे सकती है। बिकॉज ऑफ सेल वॉल्स प्लांट सेल्स कैन विद स्टैंड अ लॉट ऑफ वेरिएशन, सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं इन द सराउंडिंग मीडियम एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल के कंपेरिजन। ये तो कुछ ज़्यादा इसे खास पॉइंट नहीं लगा, तो फिर भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फंक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फंक्शन आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, इसे भी आपको मतलब आप चाहे तो इसे फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम साइटोप्लाज्म वगैरह पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, हम पार्ट 6 में इसके। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तो थैंक फॉर वॉचिंग, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पता है, लेकिन थोड़ा मतलब लंबी वीडियो तो होगी ही, क्योंकि ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए तो थोड़ा समय चाहिए, और वैसे भी ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा बहुत काफ़ी लंबा है ये चैप्टर, तो वीडियो तो लंबी होगी। तो पार्ट में ये थोड़ा 10 to 12 पार्ट में जाएगा ये चैप्टर। अभी से मैं आपको बता देता हूँ 10 to 12 पार्ट में चैप्टर जाएगा, तो आप इसे प्लेलिस्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जिसमें मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक करिए, और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इससे कुछ नया सीख सके आपका, और उन्हें मतलब नीट की तैयारी भी हो जाए, उनके क्लास 11th वगैरह भी पास कर जाएँ वो। तो ठीक है, तो और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अभी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे लोवर पहनने दो, परेशानी मत करो। ओके गाइस, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के साथ। ठीक है।
So bye bye and stay safe, be सही happy. तो है Thank you.